वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईडी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल हम पढ़ने वाले हैं। इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है EWS कोटा, जो अपने देश में जनरल वाले हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनकी 8 लाख की सालाना इनकम की जो है थ्रेशोल्ड वो कैसे डिसाइड हुई थी। चलिए डिटेल में देखेंगे। बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है। आज का क्विज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। अगला आधा पौना घंटा आप इन्वेस्ट करेंगे और इस क्विज़ में 5 में से 5 मार्क्स लेंगे, है ना। जो भी कुछ आप सीखोगे इस आर्टिकल में ना, इस क्विज़ पे वो अप्लाई होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लास के लास्ट में इसका सोल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स। देखिए, रिस्पॉन्स का मतलब होता है जवाब या प्रतिक्रिया। इनएडिक्वेट का मतलब होता है इनसफिशिएंट, जो कि पर्याप्त ना हो, जो कि काफ़ी ना हो। कह रहा किसी का जवाब तो आया है लेकिन वो इनएडिक्वेट है, सभी सवालों का जवाब देने वाला वो जवाब नहीं है। अब किसकी बात की जा रही है? ऑन इनकम क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई EWS कोटा। बात कर रहे हैं इनकम क्राइटेरिया की, इनकम की स्टैंडर्ड्स की, इनकम के मापदंडों की, इनकम की कसौटी की। और क्यों? पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए EWS के कोटा को। तो 8 लाख की लिमिट सरकार ने क्यों रखी थी? इस बात का सरकार सुप्रीम कोर्ट को जवाब ठीक से दे क्यों नहीं पाई। अब डिटेल में देखें क्या कहना चाह रहा है। क्राइटेरिया नाम के वर्ड को देखें, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, फिनोमिनन, फिनोमिना। अगर अभी तक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको पता लग गई होंगी, है ना। क्राइटेरियन होता है सिंगुलर और क्राइटेरिया होता है प्लूरल। ऐसा ना हो क्राइटेरियन के आगे S लगा दो, ऐसा नहीं बनता। ये दो नाउन्स इसी तरीके से चलते हैं। वैसे ही फिनोमिनन मतलब एक घटना, इसका प्लूरल बनेगा फिनोमिना। पीछे का ON निकाल दो और A को चिपका दो, इसका प्लूरल बन जाता है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। बार बार मैं आपको रिवाइज इसीलिए करवाता हूँ क्योंकि ये मुफ्त के नंबर होते हैं। जब भी आपको एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ये मुफ्त के नंबर होते हैं। चलिए अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखें क्या कहना चाह रहा है। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें इस सेशन को, ताकि और स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। कह द ₹8 लाख इनकम क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई EWS आर नॉट रीजनेबली एक्सप्लेन्ड बाय द गवर्नमेंट। कह रहा 8 लाख की इनकम के जो क्राइटेरिया हैं, अब देखो ये एक नहीं है, कई सारे हैं। क्राइटेरिया हैं ये, है ना, क्राइटेरियन नहीं है। कह रहा 8 लाख की इनकम से जुड़े हुए जो क्राइटेरिया सरकार ने रखे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, वो सभी के सभी रीजनेबली एक्सप्लेन नहीं है। वो सभी के सभी पूरे लॉजिक के साथ एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं सरकार के द्वारा। तो सरकार कह तो रही है कि 8 लाख ठीक है, 8 लाख ठीक है, लेकिन सरकार इस 8 लाख के क्राइटेरिया और भी कई क्राइटेरिया जो दिए हैं, इन सभी की कसौटियों को खरा नहीं उतर पा रही है, बता नहीं पा रही है ऐसा ठीक है क्यों, है ना। क्राइटेरिया प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब भी प्लूरल है, आर एक्सप्लेन्ड, पैसिव वॉइस में आर नॉट एक्सप्लेन्ड। रीजनेबली मतलब लॉजिकली, पूरे रीजन या लॉजिक के साथ। सब्जेक्ट वर्ब आपको ग्रीन और पिंक कलर में मिलेगा पूरे आर्टिकल में। आपको इसको आइडेंटिफाई करते जाना है। अगर अंडरस्टैंडिंग बूस्ट लेना है ना, तो सब्जेक्ट वर्ब सबसे पहला काम होता है सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफाई करने का। तो आपके लिए मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ यहाँ पे, आपको सिर्फ इसको फॉलो करना है। चलिए अब एक काम करते हैं, इस आर्टिकल की सारी वोकैब देख लेते हैं एक साथ, ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ पाएँ। उससे पहले अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अपनी ऐप को जरूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर और iOS दोनों पे अवेलेबल है योर इंग्लिश ट्यूटर। ऐप पे मिलेंगे क्वालिटी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में, जो कि मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ। बैंकिंग का कॉम्बो अवेलेबल है 475 में। 1 साल की वैलिडिटी है, प्री और मेंस दोनों की तैयारी आपको करवाई जाती है। आधी वीडियोज़ इसमें आ चुकी हैं, आधी वीडियोज़ अब इसमें आनी शुरू होंगी तेज़ी से। उसी तरीके से आपको मिलेगा बेसिक्स एडवांस इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का कोर्स, जिसमें आपको हर एक एग्जाम के लिए बिल्कुल बेसिक से मैं लिखना सिखाता हूँ। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी टॉपिक हो, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी, है ना, हर चीज़ इसमें कवर्ड है। इस कोर्स की कीमत है 850 रुपीज़ 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इस कोड को अगर आप लगाते हैं तो 525 रुपये में ये कोड आपको मिल जाता है। जरूर से कोर्स को लगा लिया करो, बेनिफिट ले लिया करो। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू ऐप, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। चलिए, ये अपनी वोकैब शीट है। आज अपने पास 4 ही वर्ड्स हैं और चारों ही पुराने हैं। 3 पुराने हैं, 1 नया है। पहला वर्ड है रिग्रेस, फिर दूसरा स्टम्बलिंग ब्लॉक, फिर एक बहुत ही अच्छा वर्ड है विम्सिकल, और लास्ट में एक नई कंजंक्शन एडवर्ब है इवन एस। फटाफट इनको देख लें।
देखिए रिगरस का मतलब है जिसमें रिगर हो, जिसमें स्ट्रिक्टनेस हो, जो कि बर्डनसम हो, समझ गए, जो कि कड़ा हो, जो कि मुश्किल हो, है ना, आसान नहीं हो, रिगरस। जैसे आर्मी स्कूल्स हैव आर नोन फॉर द रिगरस डिसिप्लिन, आर्मी स्कूल्स जाने जाते हैं अपने रिगरस डिसिप्लिन की वजह से, स्ट्रिक्ट और बर्डनसम डिसिप्लिन की वजह से। तो रिगरस के सिनोनिम होते हैं स्ट्रिंजेंट, रिजिड, हार्ड, हार्श और स्टर्न। स्टर्न और स्ट्रिंजेंट याद रखना अच्छे वर्ड्स हैं। स्ट्रिंजेंट नाम के वर्ड को, सिनोनिम को आज आप आर्टिकल में देखोगे रिगरस के। फिर एक वर्ड अपने पास स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बल मतलब, देखिए ब्लॉक का मतलब होता है पत्थर और स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर। स्टम्बलिंग ब्लॉक वो होता है जो आपको ठोकर मारे, आप चल रहे हो लेकिन रास्ते में कोई पत्थर आ जाए और आपको आगे जाने ना दे, दैट इज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बलिंग ब्लॉक को आप हर्डल या इम्पेडिमेंट भी बोल सकते हो, अपने रास्ते की रुकावट भी बोल सकते हो। तो जो इम्पेडिमेंट है इसको आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं, स्टम्बलिंग ब्लॉक का ही सिनोनिम है। करप्शन इज अ मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडिया। करप्शन सबसे बड़ी रुकावट है, स्टम्बलिंग ब्लॉक है मेजर। और कहाँ पे? इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में या ट्रेजेक्ट्री में। ट्रेजेक्ट्री और स्टोरी का मतलब होता है ग्राफ, ऐसा समझ लो। तो इंडिया के ग्राफ में जो ग्रोथ का है उसमें करप्शन बहुत बड़ी रुकावट है। तो इम्पेडिमेंट को देख लोगे आप आज आर्टिकल में, इसको डेटरेंट, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस भी बोलते हैं, लिख दूं मैं यहाँ पे हिंड्रेंस, इन जस्ट अ मिनट, ठीक है। हिंड्रेंस, डेटरेंट और ऑब्स्ट्रक्शन तीनों इसके सिनोनिम्स हैं। विम्सिकल, जिसमें विम्स हो, विम्स का मतलब मूड, हर वो चीज़ जो आपके मूड के हिसाब से चले, जिसको आप अपने मूड के हिसाब से ढाल दें, वो विम्सिकल हो जाती है ना। द यूथ आर फैन ऑफ विम्सिकल फैशन नाउडेज। आजकल जो यूथ है, नौजवान है, वो फ़ैन होते हैं विम्सिकल फैशन के। ऐसा फैशन जो फुल ऑफ विम्स है या मूडी है, पूरी मतलब आधी से ज़्यादा फटी हुई जीन्स पहन लेना, है ना, कुछ अजीब सा फैशन कर लेना जो कि आपके बड़ों को देख करके थोड़ा अजीब लगे लेकिन आपको बिल्कुल ठीक लगता है ना। तो विम्सिकल है वो, फुल ऑफ विम्स है। अब देखो ये विम्सिकल के सिनोनिम्स हैं अपने पास अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे हैं। जैसे बिजार, वियर्ड तो आप जानते ही हो, है ना, अजीब सा। आर्बिट्रेरी और एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक, बिजार, आर्बिट्रेरी तीनों ही बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं। आर्बिट्रेरी को आज आप आर्टिकल में देखोगे, आपके मनमानी वाला होता है आर्बिट्रेरी। आपको सही लगा इसलिए ठीक है, इसलिए वो आर्बिट्रेरी हो गया आपके मूड के हिसाब से। लास्ट वर्ड अपने पास कंजंक्शन है, इवन एज, एडवर्ब भी है, दोनों ही काम करता है इवन एज। इवन एज का सीधा सा मतलब है एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड, उसी वक्त दूसरी तरफ, हिंदी में बोलना चाहूँ तो मैं। इवन एज अ चाइल्ड ही वॉज अ जीनियस। एक बच्चे के होते हुए भी या एक बच्चेपन की उम्र में भी वो एक जीनियस हुआ करता था। समझ रहे हो? इवन एज का मतलब क्या, ये कंजंक्शन, ये एडवर्ब का काम कर रहा है, कह रहा है एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड। जब वो उस वक्त, जब वो एक बच्चा हुआ करता था ना, तब भी वो एक जीनियस था। कॉन्ट्रास्ट को बताता है और एट द सेम टाइम, है ना, साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रास्ट को बताने वाला एडवर्ब या कंजंक्शन है। तो यहाँ तो ये एडवर्ब का रोल दे रहा है इवन एज बन के, और यहाँ क्या बोल रहा है देखो, द पार्टी फेल्ड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इवन एज इट हैड पॉपुलर सपोर्ट। पार्टी फेल हो गई सरकार को फॉर्म करने में, एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड इसके पास पॉपुलर सपोर्ट था। तो सबका सपोर्ट पार्टी के पास था, लोगों के वोट भी पड़े, लेकिन कुछ इस वजह से, कुछ और ही वजह से पार्टी जो है सरकार नहीं बना पाई। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पे इवन एज कंजंक्शन का काम कर रहा है, इसके बाद में क्लोज आया हुआ, मीनिंग वही रहेगा, एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड। ये कॉन्ट्रास्ट को बताने वाला कंजंक्शन एडवर्ब है, इसमें देख लेना हमेशा आपको दोनों बातों में विरोधाभास मिलना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट मिलना चाहिए। चलिए अब आ जाओ अपने आर्टिकल पे। एक समरी मैं आपको दे दूं किस बारे में लिखा हुआ है, स्मूथली आपको पता लगे। देखो हुआ क्या है कि सरकार ने ना 103 103वीं, देख लेना अमेंडमेंट कौन सी है, शायद 103 ही है ना। 103 अमेंडमेंट से EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि जनरल में आते हैं, उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन दिया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जनरल में जो आते हैं, इनके लिए रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सरकार ने इनको रिजर्वेशन तो दिया, इनकी लिमिट भी रख दी 8 लाख रुपए मिनिमम आय, मैक्सिमम आय। मतलब अगर आप जनरल के हो और आपके घर की आय 8 लाख रुपए है या उससे कम है, तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो, आपको नौकरियों में, एजुकेशन जो है, इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि ये जो 8 लाख की आपने रखी है, ये क्या सोच के रखी थी, इस 8 लाख के पीछे क्या आपका कहना है। तो सरकार ने अपना रिस्पॉन्स रखा। उस रिस्पॉन्स में सरकार ने बस इसी सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये 8 लाख की जो है इनकम जो है इन्होंने रखी कैसे है। सरकार ने बस यही बोला कि ये ठीक है, जो रखी हमने ठीक है, जो ठीक है, समझ गए ना, इस तरह का रिस्पॉन्स दिया। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि
जो भी रिस्पॉन्स आया है वो इनएडिक्वेट है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था उसका जवाब सरकार ने नहीं दिया। सरकार ने अपने एक्शंस को सही ठहराने की कोशिश की है महज सुप्रीम कोर्ट में, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट फिर से सवाल करने वाली है। समझ गए ना? तो इस 8 लाख की लिमिट पे ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, क्योंकि होता क्या है कि ये 8 लाख जो है ना, डेटा में ये बताते हैं कि इस 8 लाख के हिसाब से 90% लोग जनरल वाले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह की ये लिमिट है, थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है। चलिए अब शुरू कर लेते हैं। आज की टोन है एनालिटिकल, एनालाइज कर रहा है पूरे मामले को। हाँ, कह रहा था सबमिशन बाय अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी टू द सुप्रीम कोर्ट that the annual family income of rupee 8 lakh is a reasonable threshold to determine if someone belongs to economically weaker sections to avail 10% reservations in admissions on and jobs does not seem to hold water। कह रहा सबमिशन जो आया सरकार के द्वारा और सरकार की अपॉइंटेड कमेटी के द्वारा। सबमिशन मतलब जो सबमिट किया जाता है, कुछ सवाल का जवाब, कुछ डॉक्यूमेंट, है ना। तो कह रहे जो भी सबमिशन आया है सरकार के द्वारा रखी हुई, अपॉइंट की हुई एक कमेटी के द्वारा, और सबमिशन किसके लिए आया भाई? टू द सुप्रीम कोर्ट, हमारी एपेक्स कोर्ट के लिए, उच्चतम न्यायालय के लिए। दैट वो ये कि सबमिशन ये है कि एनुअल फैमिली इनकम जो है 8 लाख रुपए की, वो एक रीजनेबल यानी कि लॉजिकल थ्रेशोल्ड है, मिनिमम लिमिट है डिटर्मिन करने के लिए क्या अगर या इफ़ समवन जो है वो बिलोंग करता है या नहीं करता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, समाज के पिछड़े वर्गों को आर्थिक रूप से, और क्यों अवेल करने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए 10% के रिजर्वेशन का जो कि मिलता है एडमिशन्स में और जॉब्स में, एजुकेशन एडमिशन्स और एजुकेशन जॉब्स, है ना। कह रहा है ये जो सबमिशन है ना इस टाइप का, ये इस टाइप का जिसको सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है ना, कि 8 लाख रुपए बिल्कुल ठीक है। कह रहा है ये सबमिशन डज नॉट होल्ड वाटर, ये सबमिशन पानी को होल्ड नहीं करता है। होल्ड वाटर एक इडियम होती है, इसका मतलब होता है टू अपीयर टू बी वैलिड एंड रीजनेबल। ऐसी कोई चीज़ जो सही लगे देखने में और आपको लगे टिकाऊ हो, टिक पाएगी, वो कहलाती है समवन टू होल्ड वाटर। ये बना है पानी के जग से, अगर पानी के जग के नीचे छेद है तो पानी वाटर को होल्ड, जो जग है वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो जग जब टिकाऊ होगा, रीजनेबल होगा, तभी पानी को होल्ड करेगा, है ना। तो इनकी स्टेटमेंट भी कुछ इस प्रकार की है कि उसमें कई सारे छेद हैं, ये पानी को होल्ड नहीं करती है, टिकाऊ स्टेटमेंट नहीं है। अब आ गया समझ में कैसे इडियम याद करोगे। सबमिशन जो है इसकी वर्ब है डज नॉट सीम। एनुअल इनकम जो है इसकी वर्ब है इज, समवन की वर्ब है बिलोंग्स। इफ़ या वेदर जब भी सेंटेंस के बीच में आते हैं इसका मतलब ये होता है हाँ या ना, है ना। जनरली अगर आपको हाँ या ना के क्वेश्चंस देने हो, सेंटेंस के बीच में स्टेटमेंट देनी हो, तो वेदर को प्रीफर किया जाता है। यहाँ पे इफ़ की जगह वेदर आपको लिखना चाहिए। डिटर्मिन करने का मतलब होता है डिटरमाइन, निर्धारित करना, किसी चीज़ को फाइनलाइज करना। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लिमिट, है ना, मिनिमम लिमिट। चलिए आगे बढ़े। अवेल का मतलब फ़ायदा उठाना। कह रहा द सबमिशन रिजेक्टेड द नोशन that the government had mechanically adopted rupee 8 lakh as the cutoff because it was used to identify the OBC creamy layer, by asserting that the income criterion was more stringent than that the one for the OBC creamy layer। कह रहा है जो सबमिशन है इसने रिजेक्ट कर दिया इस नोशन को। सरकार ने जो स्टेटमेंट दी है सुप्रीम कोर्ट में, जो सबमिशन दिया है, उसने खारिज कर दिया इस विचार को, इस आइडिया, इस नोशन को। अब कौन सा नोशन? दैट वो ये कि गवर्नमेंट ने मैकेनिकली अडॉप्ट कर लिया था। गवर्नमेंट ने मैकेनिकली यानी ऑटोमेटिकली, बिना किसी जद्दोजहद के सीधे सीधे अडॉप्ट कर लिया था 8 लाख रुपए को। और कैसे? कट ऑफ के तौर पे, लिमिट के तौर पे, क्योंकि यही जो था 8 लाख रुपया, यही इस्तेमाल में आता था। इट वॉज यूज्ड आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए ओबीसी क्रीमी लेयर को। कह रहा है और किसके द्वारा? कह रहा है ये काम जो गवर्नमेंट ने किया, ये असर्ट करके हुए किया, ये इम्फोसाइज करते हुए किया, जोर डालते हुए, स्ट्रेस करते हुए किया इस चीज़ पे, दैट वो ये कि इनकम क्राइटेरियन जो है, इनकम का जो कसौटी है वो ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, वो और ज़्यादा कड़ा है, रिगरस है, बजाय उस वाले क्राइटेरियन के जो लगा है ओबीसी की क्रीमी लेयर का। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको यही बोला कि 8 लाख रुपए ओबीसी के हैं, 8 लाख रुपए जनरल के हैं, दोनों की लिमिट एक जैसी है। तो क्या आपने ओबीसी की लिमिट को जनरल पे अप्लाई किया है? सरकार ने सबसे पहले तो बोला कि ऐसा तो हमने कुछ किया नहीं, हमने तो 8 लाख रुपए अपने हिसाब से बनाए हैं, और जो हमने कसौटियाँ रखी हैं वो ओबीसी के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, जो जनरल वालों के लिए हमने रखी हैं।
आ गया समझ में। सबमिशन की वर्ब है रिजेक्टेड, गवर्नमेंट की वर्ब है हैड अडॉप्टेड, इट की वर्ब है वॉज यूज्ड, इनकम क्राइटेरियन की वर्ब है वॉज। मैकेनिकली मतलब मैकेनिक की तरह है ना, मशीन की तरह। मैकेनिकल जो ऑर्डर में कोई चीज़ काम करती है ऑटोमेटिक, तो मैकेनिकली सरकार ने अडॉप्ट किया था ऑटोमेटिकली। नोशन का मतलब विचार होता है, स्ट्रिंजेंट मतलब कड़ा, रिगरस, फॉर्म, स्ट्रिक्ट, स्टर्न, है ना, स्ट्रिंजेंट वर्ड आप देख चुके हो। असर्ट करना, किसी चीज़ पे जोर देना, एम्फसाइज करना, स्ट्रेस करना। ये द वन आया है इनकम क्राइटेरियन के लिए, यहाँ पे दैट भी आ सकता था। इनकम क्राइटेरियन वॉज मोर स्ट्रिंजेंट देन दैट फॉर ओबीसी क्रीमी लेयर। दैट की जगह द वन भी आप लिख सकते हो। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह दिस justification based on a few more criteria that exclude some income and occupational parameters from the OBC creamy layer, however is not convincing as the court's key question remained answered या unanswered satisfactorily। कह रहा है जो जस्टिफिकेशन है जो बेस्ड है कुछ और क्राइटेरिया के, भाई ये तो ठीक है, ये 8 लाख रुपए हमने क्यों रखे हैं, इसके साथ में कुछ और क्राइटेरिया भी सरकार ने दिए हैं। कह रहा है ये जो जस्टिफिकेशन है इस प्रकार का, जो कि एक्सक्लूड करता है, छोड़ देता है कुछ इनकम और ऑक्यूपेशनल पैरामीटर्स को, कुछ इनकम और व्यावसायिक कसौटियों को। पैरामीटर और क्राइटेरियन एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, और किसके लिए, ये है ओबीसी क्रीमी लेयर से। कह रहा है ये जो है ना जस्टिफिकेशन, ये कन्विंसिंग नहीं है, बिल्कुल भी कन्विंस करने वाला, परसुएड करने वाला नहीं है, मानने लायक नहीं है, क्योंकि कोर्ट का जो की क्वेश्चन है, कोर्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, वो बना रहता है अनआंसर्ड सेटिस्फेक्शन के साथ। आया समझ में। सरकार ने बहुत कहानियाँ बताई हैं, जस्टिफिकेशन दिया है, ओबीसी को रख करके जनरल को कंपेयर किया है, पैरामीटर्स ओबीसी के जनरल के अलग अलग दिखा करके बताया है। कह रहे लेकिन ये सारे जस्टिफिकेशन एक की क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट के आंसर नहीं करते हैं, बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं करते हैं। वो क्वेश्चन अभी आगे बताएगा। जस्टिफिकेशन की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है एक्सक्लूड, क्राइटेरिया के लिए आया है दैट, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन, इसलिए दैट की वर्ब प्लूरल है। क्राइटेरिया प्लूरल है तो दैट की वर्ब भी प्लूरल है। ऑक्यूपेशनल मतलब रिलेटिंग टू योर ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। पैरामीटर्स का मतलब होता है क्राइटेरियन, मेजरिंग टूल, स्टैंडर्ड, कसौटियाँ, है ना, पैरामीटर्स। चलो क्वेश्चन की वर्ब होगी ना रिमेंट। अब देखो वो क्वेश्चन बताएगा। कह रहा द कोर्ट हैड सेड दैट द ओबीसी कैटेगरी इज सोशली एंड एजुकेशनली backward and had therefore additional impediments to overcome, and had asked whether it would be arbitrary to provide the same income limit for both the OBC and EWS categories। कह रहा कोर्ट ने ऐसा कहा था, सवाल पूछा था, क्या पूछा था भाई, कि ओबीसी कैटेगरी जो है ना वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, वो सामाजिक और शैक्षिक तौर पे बैकवर्ड है। पैसे की बात नहीं है यहाँ पे, बात हो रही है समाज और शिक्षा के स्तर की। कह रहा और इसलिए कोर्ट ने क्या बोला कि इनके पास हेड ये रखते हैं ओबीसी वाले, और क्या रखते हैं, एक एडिशनल इम्पेडिमेंट को, एक एडिशनल रुकावट को, और किसके लिए, जो ओवरकम करने के लिए, जो इनको पार पाना है, जिसके ऊपर फतह इनको करना है। अब वो रुकावट क्या होगी, सोशली और बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड होना। कह रहा है और कोर्ट ने फिर पूछा था हाँ या ना, इट वुड भी ये होगा, आर्बिट्रेरी मतलब मूडी, विम्सिकल, बिजार, है ना, क्या करना भाई, प्रोवाइड करना सेम इनकम लिमिट को दोनों के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए। तो कोर्ट ने यही सवाल पूछा था कि आपने पैसा पैसा गिन करके दोनों को 8 लाख दे दिया है, लेकिन एक चीज़ आप भूल गए शायद, ओबीसी सोशली और एजुकेशनली भी बैकवर्ड है, और अगर आप रिजर्वेशन को फॉलो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो बैकवर्डनेस है इसकी वजह से ओबीसी को ज़्यादा इंपेडिमेंट्स, ज़्यादा रुकावटें झेलनी पड़ती हैं। अब दोनों का 8 लाख का क्राइटेरिया अगर आपने रखा है तो इसका मतलब क्या है, आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हो। लॉजिकली तो ठीक बात है ना। कोर्ट की वर्ब है हैड सेड, ओबीसी कैटेगरी की वर्ब है इज, ओबीसी हाँ ओबीसी की पहली वर्ब है इज और दूसरी वर्ब है हैड। ओबीसी कैटेगरी इज बैकवर्ड एंड ओबीसी कैटेगरी हैड इम्पेडिमेंट्स, दो वर्ब्स हैं इस सब्जेक्ट की। फिर देखो कोर्ट की दूसरी वर्ब आई है हैड सेड के बाद हैड आस्क्ड। हैड को दूसरी बार यहाँ पे लगाना पड़ा क्योंकि बहुत दूर आ चुकी हैं वर्ब्स और बीच में एक हैड और आ चुका है। जब भी अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन लगे सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब्स को आपको रिपीट करना चाहिए। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है रिकावट, हर्डल, ऑब्स्ट्रक्शन, स्टम्बलिंग ब्लॉक, हिंड्रेंस, है ना। ओवरकम मतलब फतह पाना किसी चीज़ के ऊपर। आर्बिट्रेरी, विम्सिकल, बिजार, ये सब आप जानते हैं। मूडी, इट की वर्ब है वुड बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा बैकग्राउंड मैं आपको दे देता हूँ, ये पूरा झगड़ा चल क्यों रहा है कोर्ट और सरकार के बीच में।
बीजेपी की सरकार ने इलेक्शन में आने से पहले वादा किया था कि कुछ जनरल वालों को हम कुछ रिजर्वेशन का फ़ायदा देंगे। वो जनरल वाले जो बहुत गरीब घरों से आते हैं, जिनके पास पढ़ने के पैसे नहीं हैं, नौकरी का फॉर्म भरने के पैसे नहीं हैं, तो कोटा तो एक्चुअल में उनको भी मिलना चाहिए। ये बात हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। जब मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करता था तब हमें भी लगता था कि सरकार जो है आएगी और कोटा देगी, है ना। हम भी वेट करते थे, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं हूँ जनरल का होने के बावजूद। लेकिन हुआ क्या, सरकार ने इसको जब लागू किया, सरकार ने 8 लाख रुपए की लिमिट को लगा दिया। अब 8 लाख रुपए की लिमिट का मतलब ये है, जो जनरल वाला 65 से 70 हज़ार रुपये भी कमाता है महीने के, वो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है। थोड़ा अजीब लगा सबको सुन के, खास करके कोर्ट को, ओबीसी वालों को, क्योंकि इनकी लिमिट भी 8 लाख रुपए ही थी, जनरल वालों की भी 8 लाख रुपए कर दी, और साथ में एससी और एसटी सेक्शंस को भी। तो इस पर केस लग गए इस पूरे कोटा के ऊपर। ये मामला अभी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है। सबसे पहले तो इस पूरे जो है रिजर्वेशन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे सवाल उठाया हुआ है कि आप किसी को गरीब होने की वजह से रिजर्वेशन दे कैसे सकते हो। और दूसरा सवाल ये उठा हुआ है कि 8 लाख की लिमिट आपने रखी है तो वो रखी कैसे है। तो अपने आप में ये कोटा जो है बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है ईडब्ल्यूएस को जो मिला हुआ है। समझ गए ना। तो ये बैकग्राउंड है। अब सरकार जो है उसको आड़े हाथों कोर्ट लेती है, बार बार उससे सवाल पूछ के कि 8 लाख बताओ हमें कैसे आपने रखा। चलो, कह रहा द सबमिशन डज नॉट एडिक्वेटली रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन। ये जो सबमिशन है, सरकार का जो जवाब है, ये रिस्पॉन्ड टू नहीं करता है, ये जवाब नहीं देता है एडिक्वेटली, सफिशेंटली इस सवाल का। तो सरकार ने बहुत कुछ बताया, लेकिन सही जो सवाल कोर्ट ने किया था उसका कोई जवाब नहीं दिया। सबमिशन की वर्ब डज नॉट रिस्पॉन्ड, कह रहा है ऑन वेदर एट ऑल डिफरेंसेस इन परचेजिंग पावर अक्रॉस अर्बन रूरल रीजन्स एंड पर कैपिटा इनकम या जीडीपी अक्रॉस स्टेट्स were considered to arrive at this number. The submission suggests that this exercise would be infeasible and complex. कह रहा है ऑन वेदर, इस चीज़ पे हाँ करना, हाँ या ना, वेदर मतलब हाँ या ना, और कह रहा है ऑन इस चीज़ पे, और किस चीज़ पे, बिल्कुल भी जो डिफरेंसेस हैं, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी, डिफरेंसेस मतलब फ़र्क, और किस में, परचेज पावर में, और कहाँ कहाँ, अर्बन और रूरल रीजन्स की, और पर कैपिटा इनकम में जो है अक्रॉस स्टेट्स, है ना। कह रहे हैं इन सब चीज़ों को, डिफरेंसेस को कंसीडर किया गया है या नहीं किया गया है अराइव एट करने के लिए, पहुंचने के लिए इस नंबर पे 8 लाख रुपए पे। कह रहा है इस सवाल पे, है ना, कि क्या बिल्कुल भी आपने किसी भी फ़र्क को कंसीडर किया है या नहीं किया। कह रहा है सबमिशन ये सजेस्ट करता है कि ये एक्सरसाइज जो है ना, ये सब करने वाली, ये बड़ी ही इनफिजिबल होगी, बड़ी ही इनअप्रोप्रिएट होगी, और बड़ी कॉम्प्लेक्स होने वाली है, बड़ी ही पेचीदा होने वाली है। तो कोर्ट का यही कहना है कि आपने शहरों, गांवों, स्टेट्स की सबकी जो है एवरेज बना करके 8 लाख निकाला है ना, ऐसे तो नहीं आपने 8 लाख रख दिया होगा। तो सरकार बोली हमने ऐसे ही रखा है, हमारे पास कोई ऐसी एक्सरसाइज करने का ना तो मतलब कॉम्प्लेक्स है बहुत और इनफिजिबल है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक एक स्टेट का जाकर के पर कैपिटा इनकम को चेक करें। डिफरेंसेस की वर्ब है वर कंसीडर्ड, पैसिव वॉइस में, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी, सबमिशन की वर्ब है सजेस्ट, एक्सरसाइज की वर्ब है वुड बी, इनफिजिबल जो फिजिबल ना हो, जो इनवाइबल हो, वाइबल ना हो, इनअप्रोप्रिएट हो, जो ठीक ना हो, है ना, इनफिजिबल। चलो, अब यहाँ पे अराइव एट आप देख रहे हो, याद रखें अराइव एट ये तो ठीक है, लेकिन रीच एट मत लगाया ना। द इलेक्शन कमीशन हैज़ अराइव्ड एट द डिसीजन दैट असेंबली इलेक्शन शुड नॉट बी डिलेड एनी फर्दर। चुनाव आयोग जो है अराइव एट हुआ है, पहुँचा है इस डिसीजन पे कि जो असेंबली इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव है, अब और ज़्यादा डिलेड नहीं होने चाहिए। तो ये अराइव एट ठीक है, लेकिन रीच्ड भी लगा सकते हो और एट को निकाल के। तो आपको याद रखना है ऐसे ही वर्ब्स के पेयर जो एक दूसरे की सिनोनिम तो हैं, लेकिन दोनों में से एक वर्ब भी अपने आगे प्रपोजिशन लेगी, दूसरी नहीं लेगी। अब इनके सारे पेयर्स मैं आपको दिखा चुका हूँ, 13-14 पेयर्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अपोज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट टू, अपोज के बाद में टू मत लगाना। टोटल इज इक्वल टू अमाउंट टू, टोटल के बाद में टू मत लगाना, है ना। रीच और अराइव एट, तो ये याद रखने हैं आपको 13-14 पेयर्स। जो साइड वाले हैं, राइट वाले, उनमें प्रपोजिशन आएगी, लेफ्ट वाला उनका सिनोनिम है विदाउट द प्रपोजिशन। चलो, जब भी स्क्रीनशॉट दिखाया करूँ एक बार सबको पढ़ लिया करो मन में, ये पढ़ने से ही आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। आगे कह रहा है बट वाइल असर्टिंग दैट एन एनुअल फैमिली इनकम क्राइटेरियन ऑफ ₹8 लाख इज द राइट अप्रोच, द कमिटी डज नॉट प्रेजेंट एनी डेटा ऑन द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ EWS पर्सन्स इन द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन दिस। कह रहे लेकिन असर्ट करते हुए, जोर देते हुए इस चीज़ पे दैट कि जो 8 लाख का क्राइटेरियन है, कसौटी है, वो राइट है, सही अप्रोच है, ऐसा कहते हुए कमेटी ने नहीं प्रेजेंट किया कोई भी डेटा एस्टिमेटेड नंबर ऑफ EWS पर्सन पे हमारी पॉपुलेशन में बेस्ड ऑन दिस।
तो बस यही कह दिया, सब ठीक है, सब ठीक है, सब चंगा सी, लेकिन कोई डेटा चंगा सी के पीछे सरकार की तरफ से नहीं आया। समझ गए? क्राइटेरियन की वर्ब है इज, कमिटी की वर्ब है डज नॉट रिप्रेजेंट। असर्टिंग यहाँ पे PPS से प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, दो काम एक साथ होते हैं तो एक काम को वर्ब के ING फॉर्म से बताया जाता है। जब क्राइटेरियन जो है, जब कमेटी ने प्रेजेंट नहीं किया था डेटा को, तब कमेटी असर्ट कर रही थी इस पूरे मामले पर। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है अवेलेबल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वेज सच एज द 11-12 NSSO रिपोर्ट, की इंडिकेटर्स ऑफ हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर आर एनी इंडिकेशन a bulk of population will be eligible for reservations under the below ₹8 lakh cutoff under the EWS category, rendering the limit irrational। अब यही बता रहा है, सारा कंट्रोवर्सी क्या है 8 लाख रुपए का। कह रहा है अगर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो हैं, जैसे कि 11-12 की NSSO रिपोर्ट्स और की इंडिकेटर जो है हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के, कह रहा है ऐसे एक्सपेंडिचर सर्वे के अगर इंडिकेशन बना लो आप, अगर ये इनका कोई इशारा आपको मिले, इफ़ दीज आर इंडिकेशन, तो ज़्यादातर जो है ना बल्क जो है पॉपुलेशन, बड़ा हिस्सा जो है पॉपुलेशन का, वो एलिजिबल होने वाला है कोटा के लिए, रिजर्वेशन के लिए, आरक्षण के लिए इस 8 लाख से बिलो की लिमिट में, कट ऑफ में, और किसके अंदर AWS कैटेगरी की जो है कट ऑफ है। और कहता कैसे हो रहा है काम, बनाते हुए इस लिमिट को पूरी तरीके से इरेशनल और इलॉजिकल। तो भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मेरे ख्याल से भारत की 90% आबादी ऐसी होगी जो 8 लाख रुपए से सालाना कम ही कमाती होगी, है ना। 8 लाख रुपए का मतलब है $1000 रुपया, हर $1000 जो है हर महीना, तो इतना तो इंडिया में बहुत कम लोग कमाते हैं, $1000 हर महीना। तो बल्क ऑफ द पॉपुलेशन जो है इस EWS कैटेगरी में आती है, तो ये लिमिट ही अपने आप में बड़ी इरेशनल सी देखने में लगती है। सर्वेज की वर्ब है आर, इंडिकेशन मतलब इशारा, बल्क की वर्ब है विल बी एलिजिबल। रेंडरिंग यहाँ पे, रेंडर आप जानते हो ना कैसे यूज़ किया जाता है, रेंडरिंग यहाँ पे PPS से है, जब ये ऐसा ऐसा है तब ये रेंडर हो रहा है, लिमिट को इरेशनल बना रहा है। रेंडर का मतलब बनाना। रेंडर की स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, रेंडर समवन समथिंग, हमेशा इसके साथ में एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। द फियर ऑफ वॉर हैज़ रेंडर्ड हिम अ कावर्ड, वॉर के फियर ने, जंग के डर ने उसको एक कावर्ड बना दिया। कावर्ड का मतलब होता है डरपोक। द एक्सीडेंट रेंडर्ड हिम अ क्रिपल, एक्सीडेंट ने उसको एक क्रिपल बना दिया है, उसको एक अपाइज बना दिया है। अब ध्यान देना, दोनों सेंटेंसेस गलत हैं। ये खावर्ड, क्रिपल, फूल, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन होते हैं, ये एडजेक्टिव नहीं है। अगर आपको खावर्ड, ये खावर्ड मतलब डरपोक आदमी, अ भी लगाया हुआ मैंने इसके आगे, ये एक नाउन है। अगर इसकी एडजेक्टिव फॉर्म बनानी है जो कि रेंडर के बाद जरूरी है, तो इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखना चाहूँगा, हैज़ रेंडर्ड हिम, कावर्ड की एडजेक्टिव फॉर्म होती है कावर्डली, ठीक है, और क्रिपल की एडजेक्टिव फॉर्म होती है क्रिपल्ड। तो एक्सीडेंट रेंडर्ड हिम क्रिपल्ड, अ को यहाँ से निकाल देंगे। तो ये याद रखना इन वर्ड्स को, खावर्ड, क्रिपल और फूल, ये तीनों वर्ब्स जो है नाउन्स हैं, इनकी एडजेक्टिव फॉर्म अलग है। फूल की फुलिश, खावर्ड की खावर्डली और क्रिपल की क्रिपल्ड। रेंडर के साथ में इनको एडजेक्टिव फॉर्म में ही यूज़ करना है, नाउन फॉर्म में नहीं। बढ़े आगे। इरेशनल मतलब जिसमें रैशनल ना हो, लॉजिकल ना हो, इलॉजिकल। कह रहा द कमिटीज असर्शन दैट ₹8 lakh corresponds to effective income tax exemption limit, even as the only income slab exempt from paying taxes for those earning below ₹2.5 lakh also renders the criteria on being economically weak as less stringent। कमेटी का जो असर्शन है कि 8 लाख की जो लिमिट है वो करस्पॉन्ड टू करती है, वो इक्वल टू करती है अमल में आती हुई इफेक्टिव इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट को। अगर इंडिया में 8 लाख रुपए आप कमाते हो तो कोई इनकम टैक्स आपको नहीं देना है, अगर आप थोड़ा बहुत इंतजाम कर लो, ढंग से करो तो, है ना। वैसे तो देना है, लेकिन अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर दो तो नहीं देना। कह रहे एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड इवन एज, जो ओनली इनकम टैक्स स्लैब है जो एग्जाम्प्ट है टैक्स देने से, वो है वो वाले लोग जो अर्न कर रहे हैं 2.5 लाख से कम। कह रहे ये रेंडर करती है इस पूरे क्राइटेरिया को जो इकोनॉमिकली वीक होने का है, और कम स्ट्रिंजेंट, और कम लेस जो है कड़ा। अगर आपकी 2.5 लाख से कम इनकम है ना, तो इंडिया में आपको ITR भी नहीं भरनी है। अगर आपकी 2.5 लाख से कम है तो, 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको कुछ बेनिफिट सरकार देती है, ITR आपको भरनी चाहिए। और 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको ITR तो भरनी है ही, साथ ही साथ आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने के कुछ इन्वेस्टमेंट भी करनी है। तो सरकार ने ना इस 8 लाख वाले को क्राइटेरिया मान लिया कि ये इन्वेस्टमेंट कर दोगे, इनकम टैक्स रिटर्न भर दोगे तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एक्चुअल में टैक्स फ्री वो लोग हैं जो 2.5 लाख से कम कमाते हैं, जिनको रिटर्न भरने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यही कह रहा है हमारा आर्टिकल भी कि जो 8 लाख वाला आपने मैक्सिमम लिमिट उठा लिया, जिसमें लोग म्यूचुअल फंड भी खुलवा लेते हैं, PPF में भी पैसा डाल देते हैं, फिर टैक्स नहीं भरते हैं, ये अपने आप में क्राइटेरिया को कम स्ट्रिंजेंट बनाता है इकोनॉमिकली वीकर के लिए। असर्शन की वर्ब है रेंडर्स, 8 लाख की वर्ब है कोरस्पॉन्ड टू,
कॉरेस्पॉन्ड टू का मतलब होता है मैच करना, अग्री करना, किसी चीज़ के साथ में मेल खाना। इवन एज आप जान गए हैं, है ना, एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड, इवन एज अ किड ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। टैक्स स्लैब की वर्ब है यहाँ पे वॉज, एग्जाम्प्ट फ्रॉम यहाँ पे एडजेक्टिव है, एग्जाम्प्ट फ्रॉम, फ्री फ्रॉम, रिलीव्ड फ्रॉम, किसी चीज़ से आपको राहत मिलना। रेंडर यहाँ पे वर्ब है असर्शन की। चलिए आगे बढ़े। स्ट्रिंजेंट आप जानते हैं कड़ा। कड़ा सबमिशन लेज एम्फेसिस ऑन द फैक्ट दैट आउटकम्स इन रीसेंट एंट्रेंस एंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस या नीट, यूपीएससी या जेई showed an even bunching of eligible candidates in different income brackets 0 to 2.5 lakh, 2.5 to 5 and 5 to 8. But it does not explain why marks cutoff were even lower in recruitment exams than that of the socially and educationally backward OBC. कह रहा कोर्ट ने या सबमिशन ने ले इम्फेसिस किया, इस चीज़ पे इम्फेसिस को ले किया, इस चीज़ पे जोर डाला। ली इम्फेसिस करना मतलब इम्फेसाइज करना, और इस फैक्ट पे जोर डाला, इस बात पे, दैट वो ये कि जो आउटकम्स है, जो नतीजे हैं हाल में हुए रिक्रूटमेंट और एंट्रेंस एग्जाम्स में, जैसे कि यूपीएससी, जैसे कि नीट, जैसे कि जेईई, कह रहा है इन्होंने ये दिखाया हमें, आउटकम्स ने, इन एग्ज़ाम्स के नतीजों ने, कि यहाँ तक कि जो एक इवन बंचिंग हमने देखी है, बंचिंग मतलब कलेक्शन, बंच बन जाना, लोगों का ग्रुप बन जाना, इवन मतलब एक जैसा, और किसका, एलिजिबल कैंडिडेट्स का, और किस में, डिफरेंट इनकम ब्रैकेट्स में, अलग अलग इनकम ब्रैकेट्स में, 0 से 2.5 वाले भी उतने थे, 2.5 से 5 वाले भी उतने थे, और 5 से 8 वाले भी उतने थे। तो एक इवन सी बंचिंग हमने हर एक चीज़ में देखी है। कह रहा है ये जो है ना इम्फेसिस जो है इस फैक्ट पे, कह रहा है ये सरकार ने तो दिया है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करता है, ये समझाता नहीं है क्यों जो मार्क्स की कट ऑफ है वो कम थी, लोअर थी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में, और किसके बजाय, उन कट ऑफ के जो थी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड ओबीसी की। तो जनरल की कट ऑफ जो है ओबीसी से कम आ गई थी, है ना। सरकार ने कुछ इस तरह के क्राइटेरिया लगाए हुए हैं, तो सरकार ने इसको तो एक्सप्लेन नहीं किया कि जनरल की कट ऑफ ओबीसी से कम क्यों आ रही है। बस ये बोल दिया कि देखो जनरल वाले जो हैं बराबर ही हैं, 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 8 में, तो सबको हम बराबर जो है फ़ायदा देना चाह रहे हैं। समझ गए। अब इस सेंटेंस में ये कहना क्या चाह रहे हैं मैं भी नहीं समझ पाया, मतलब मीनिंग तो अपन ने निकाल लिया, लेकिन ये बराबर बराबर हैं, तो इससे कैसे 8 लाख की लिमिट जस्टिफाइड होती है मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। शायद कोई और इसके पीछे बैक स्टोरी होगी, लेकिन अपन ने मीनिंग इसका निकाल लिया, ठीक है। अब इस सेंटेंस में एक एरर है, मैं आपको एक बार इसके स्ट्रक्चर तोड़ के बता रहा हूँ, फिर एरर को आप खुद ही ढूंढो, है ना। सबमिशन की वर्ब है लेज एम्फेसिस, आउटकम्स की वर्ब है शोड, आउटकम का मतलब रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस नतीजा, बंचिंग मतलब ग्रुपिंग, इट की वर्ब है डज नॉट एक्सप्लेन, कट ऑफ्स की वर्ब है वर। अब ध्यान देना गलती क्या है भाई, कट ऑफ्स वर लोअर देन कट ऑफ्स ऑफ सोशली बैकवर्ड ओबीसीज। अरे भाई कट ऑफ्स को कट ऑफ से कंपेयर करना है तो आपने दैट लगा दिया, पर कट ऑफ को कट ऑफ से करते तब दैट लगता है, पीछे ऐसा आ रहा है ना, कट ऑफ्स है, अब दैट नहीं, यहाँ पे आएगा दोस। समझ गए। टेक्निकली यहाँ पे कट ऑफ्स को कट ऑफ से कंपेयर करवाया गया है, तो दोज लगा के करना था, कट ऑफ्स तो एक प्लूरल है, नाउन है, तो गलती हो गई इससे, आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वैलिडिटी ऑफ द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रू विच द ईडब्ल्यूएस कोटा वॉज इंट्रोड्यूस इन 2019 इज इन एनी केस स्टिल बिफोर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कह रहा है जो वैलिडिटी है 103वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, संविधान सुधार की, जिसके जरिए ईडब्ल्यूएस कोटा को इंट्रोड्यूस किया गया था सन 2019 में। कह रहा है वो भी इन एनी केस, किसी भी केस में अभी भी बिफोर है, पहले है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने रखी हुई है, प्रस्तुत है। तो ये 8 लाख का तो झगड़ा अलग है, उससे पहले तो अभी इस कोटा की संवैधानिक लेजिटिमेसी के ऊपर भी सवाल उठे हुए हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो अभी देख रही है, चेक करके बताएगी क्या ये कोटा रखा जाएगा 2019 वाला या नहीं रखा जाएगा। समझ गए। वैलिडिटी की वर्ब है वॉज इंट्रोड्यूस्ड, कोटा की वर्ब है इंट्रोड्यूस, और वैलिडिटी की वर्ब है इज। इन एनी केस मतलब किसी भी तरह, है ना, किसी भी तरह। कह रहे बट द एपेक्स कोड मस्ट सीक मोर क्लैरिटी ऑन द क्राइटेरिया अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट कमेटी टू सेट द इनकम लिमिट फॉर आइडेंटिफाइंग द ईडब्ल्यूएस सेक्शंस एलिजिबल फॉर रिजर्वेशंस। कह रहा लेकिन एपेक्स कोड को सीक करना ही चाहिए, मांगना ही चाहिए और ज़्यादा क्लैरिटी को, और ज़्यादा स्पष्टता को, और किस पे, उस क्राइटेरिया पे, वो सारी की सारी कसौटियों पे जो सरकार ने अडॉप्ट की हैं, सरकार की कमेटी ने अडॉप्ट किए हैं ना। और क्यों सेट करने के लिए इनकम लिमिट को, आइडेंटिफिकेशन के लिए ईडब्ल्यूएस के वीकर सेक्शन के जो जनरल से आते हैं, और जो एलिजिबल हैं रिजर्वेशन के लिए यानी कि आरक्षण के लिए। तो ठीक है, ये बाद में देखा जाएगा कि ये आरक्षण कितना सही है कितना गलत है। अभी तो सरकार को ये देखना चाहिए, कोर्ट को,
कि सरकार ने आरक्षण में जो 8 लाख की लिमिट रखी है कहीं वो तो ज़्यादा नहीं रखी है। ये कितना वैलिड है ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बताएगी। लिमिट कितनी वैलिड है ये तो कोर्ट आज भी सरकार से सवाल फिर से कर सकती है। कोर्ट की वो है मस्ट सीक, एपेक्स कोर्ट की क्लैरिटी मतलब स्पष्टता है ना, क्लैरिटी, और कुछ इसमें देखने वाला है नहीं। चलिए आर्टिकल आपको समझ में आ गया, सिंपल सा ही आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आज आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा ग्रामर भी नहीं आई इसमें। अब फटाफट से अपने क्विज पे आ जाओ। क्विज भी बहुत सिंपल है, जो आपको बताया वही यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। एनीथिंग दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम समवन्स मूड्स और जजमेंट, आपके मूड और जजमेंट से कोई चीज़ निकले तो वो क्या बन जाती है? स्ट्रिंजेंट बन जाती है, आर्बिट्रेरी बन जाती है, इनफिजिबल बन जाती है, थ्रेशोल्ड बन जाती है। चारों वर्ड्स आप जानते हो, सही आंसर को निकालो। इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में सही आंसर डाल रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, है ना। इसमें फिलर्स हैं 2, यहाँ पे आपको सही कंजंक्शन को यूज़ करना है या एडवर्ब को यूज़ करना है। मच एज, इवन एज, ये मच एज 2 बार आएगा क्या? यहाँ पे एज कर दो खाली, एज, ठीक है। मच एज, इवन एज, एज या इवन, चारों में से कौन सी कंजंक्शन यहाँ पे या एडवर्ब वहाँ पे यहाँ यूज़ करोगे। और यहाँ पे आप डालोगे रेंडर नाम की वर्ब या रेंडर नाम के पीपीएसए के लिए करेक्ट एडजेक्टिव। इतनी हिंट भी आपको मैंने दे दी है। रेंडरिंग द एंटायर एपिसोड, अब कोई एडजेक्टिव यहाँ पे आएगा, चेक करके बताओ चारों में से कौन सा सही एडजेक्टिव है। 4th और 5th में 2 एरर्स हैं। फर्स्ट एरर है फिनोमिना नाम के वर्ड के साथ, चेक करके बताओ क्या ये सही है क्या गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है। और दूसरी एरर है इसमें हाँ, आंसर नाम की वर्ब के साथ। तो कुछ वर्ब्स मैंने आपको बताई थी कौन सी अपने बाद कैसे प्रीपोजिशन लेती है ना। चेक करो और बताओ कैसे ये दोनों एरर्स को आप सही कर पाओगे। इसी वीडियो के नीचे पहला जो कमेंट है मेरा ही कमेंट है, वहाँ पे मैंने रखा हुआ है इन क्वेश्चंस के आंसर्स को विद हिंट्स, वहाँ से जाके मैच करना, आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। एक क्वेश्चन भी आपके सामने रख रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव का, लिखने की कोशिश करो। आपके हिसाब से EWS कैटेगरी का कोटा और 8 लाख की लिमिट कितना जस्टिफाइड है, क्यों आपको सही लगता है और क्यों गलत लगता है? 2, 3, 4 सेंटेंसेस में लिख करके बताओ। लिखने से राइटिंग आपकी अच्छी होती है और आप अपनी थॉट्स को भी प्रेजेंट करना सीखते हैं। कोटा कितना सही है EWS का, और सही है या गलत है वो ठीक है। 8 लाख की लिमिट कितनी सही है आपके हिसाब से? मुलाकात होगी कल के सेशन में। अंटिल देन साइनिंग आउट। कोर्सेज रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मेरी टीम आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई करती है।